नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपयोगी पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला एक एवं वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या में हमने पहले नई एनसीईआरटी सिलेबस में 1.1 पूरी की है और आज हम पढ़ेंगे हम 1.2। 1.2 में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के प्रश्न हैं। एक तो केवल एक संख्याएं दी गई है, जैसे √5, √2, √3, उसको अपरिमेय सिद्ध करना, और एक साथ में परिमेय संख्या और अपरिमेय गुणांक रूप में दी गई है और उसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना। जिस प्रकार देख लीजिए, 2√5 को सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है, 2 + 3√5 को सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय गुणनफल के रूप में दी हुई है और वो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो उसको सिद्ध करना कि वो एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको अगर एक अकेली संख्या दी गई है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अगर हम ये सिद्ध करना आ जाता है, तो अगर यहाँ √2 लिखा है तो भी हम सिद्ध कर सकते हैं, √3 लिखा है तो भी सिद्ध कर सकते हैं, √7 लिखा है तो भी सिद्ध कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से समझना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या का हल क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें मानना है कि मानना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या मानना है आपको। ठीक है, तो सबसे लाइन ये लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे, √5 बराबर परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें P व Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक यानी संख्या प्लस में माइनस में हो सकती है, और Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि P और Q में कोई संख्या का भाग जा रहा है, मान लिया। ठीक है, P और Q में, यहाँ ये P संख्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक में मान लिया कोई संख्या का भाग जा रहा है, उसका भाग दे देते हैं। देखो तो लिखते हैं, माना P व Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, उभयनिष्ठ होने का अर्थ क्या है, यानी इन दोनों संख्याओं में कोई संख्या में, इस संख्या है, दोनों में कोई संख्या को भाग जा रहा है। जैसे यहाँ संख्या ली थी मैंने 2/4, हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। उसी प्रकार यहाँ भी 1 के अलावा कोई संख्या है जिसका इनमें भाग जा रहा है। माना P व Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसे P व Q से विभाजित करने पर उसका जिस प्रकार 2 का भाग दिया, उसी प्रकार P और Q में उस संख्या का भाग दे दीजिए। उसे P व Q से विभाजित करने पर, यानी उस संख्या का P और Q में भाग देना है, विभाजित करने पर। जैसे ही भाग दिया तो आपको जाना, अगर ये संख्या से भाग देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 1/2। उसी प्रकार यहाँ भाग देते तो P/Q नहीं रहेगा, क्या संख्या तो चेंज हो जाएगी। यहाँ लिख दो, अगली बार A/B लिख दो, A/B। संख्या P/Q थी, और कोई संख्या अगर मान लिया जैसे P और Q में कोई भाग जा रहा है, पूर्णांक है ये तो, और पूर्णांक में कोई संख्या भाग जा रहा है, भाग दे दिया है और संख्या आ गई है A/B में आ गई है। अब लिखो आगे, A व B सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य किसे कहते हैं, जिस संख्या में जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों क्या हो, केवल 1 हो, यानी जिन संख्याओं में 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, वो दोनों सहभाज्य संख्या होती है। लिख दिया मैंने, 7/6 लिख दिया। अब इन दोनों में 7 और 6 में 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो ये 7 और 6 दोनों सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 5/4 लिख दिया। 5 और 4 दोनों में 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, दोनों सहभाज्य संख्या होती है। जिन संख्याओं में 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, यानी उन दोनों का केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, वो क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं होती है। इतना करने के बाद में अब क्या करना होगा, देखो हमें इसके बट्टा में 1 मानेंगे, आंसर, और ये भी आंसर है, वज्र गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा √5B बराबर में क्या लिख देते हैं, A। √5 बराबर में यहाँ लिख देंगे A, लिख दिया, उधर गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √5 b का स्क्वायर बराबर में इधर आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। अब देखो 5 का भाग में जा रहा है, यानी a स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है? 5 का, तो लिख दो a स्क्वायर 5 से विभाजित है। a स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगी, यानी इसका अर्थ a में 5 का भाग जा रहा है, 5 से a भी 5 से विभाजित होगी, मैं संख्या लिख रहा हूँ जिस प्रकार 1 लिख रहा हूँ, मैं 5 की घात 2 लिख रहा हूँ। 5 की घात 2 में अगर 5 का भाग जा रहा है तो आपको ध्यान है केवल 5 में भी 5 का भाग जाएगा। तो ये बात याद करनी है, कोई संख्या के वर्ग में अगर भाग जा रहा है तो उस संख्या खुद में भी उस संख्या का भाग जाएगा। इसका अर्थ क्या है? a में किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। अब आपको a के बराबर को संख्या मान लेनी है, मानना a बराबर में आपको लेना है 5c। a बराबर क्या लेना है? अगर आपको यहाँ √2 सिद्ध करनी है a परिमेय संख्या, a बराबर में आप 2c लीजिए। √3 सिद्ध करनी है तो आप a बराबर में 3c लीजिए। √5 सिद्ध करनी है तो a बराबर में 5c ले रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा a का मान हो जाएगा 5c का स्क्वायर हो जाएगा, या 5b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25c का स्क्वायर। ये बटा आ गया, यहाँ क्या बचेगा? 5c स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ लिख दो b स्क्वायर बराबर में 5c स्क्वायर आ गया है। ठीक है, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब देखो ये 5 भाग में जा रहा है, यानी b स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो लिख दो b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित है। इसका अर्थ क्या है? a यहाँ लिखा था हमने a में 5 का भाग जा रहा है, और यहाँ क्या लिख दिया है? b में 5 का भाग जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? a और b दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड क्या है? 5 है। अतः a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। इसका अर्थ क्या है? a और b दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब 5 का भाग जा रहा है। अब देखो एक बात देख सकते हैं हम, यहां हमने क्या लिखा था? a और b दोनों क्या है? सहभाज्य संख्या है। a और b दोनों सहभाज्य संख्या है, लेकिन सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में 1 के अलावा 5 का भाग जा रहा है। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब क्या लिख सकते देखो इसका, अतः विरोधाभास है कि, यानी विरोधाभास यानी विरोध का आभास हो रहा है। विरोधाभास है कि a व b सहभाज्य संख्याएं हैं। a व b दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है। किसका विरोध हो रहा है? a और b के सहभाज्य संख्या होने का। सहभाज्य संख्याएं हैं, इसका विरोध हो रहा है। सहभाज्य संख्याएं हैं, अतः विरोधाभास है कि a व b दोनों क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और अब यहाँ देखो ये बात सहभाज्य संख्या नहीं है ना, तो ये a और b, p और q दोनों पूर्णांक भी नहीं है। पूर्णांक नहीं, इसका अर्थ क्या है? ये √5 क्या है? कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिख सकते हो हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना गलत थी। क्या गलत थी? कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना क्या गलत थी? हमारी कल्पना गलत थी कि क्या गलत थी? कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक
अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार यहां तक आपको ये बात सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध हो गई है? √5 क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार आपको यहां तक सिद्ध करना है। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपको सिद्ध करना उसे उल्टा मान लीजिए आप। अगर आपको यहाँ अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप मानो √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या हो तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P व Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 बराबर नहीं है। इसके बाद में आगे है, माना P व Q का एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसे P व Q से विभाजित करने पर मान लिया तो P और Q में कोई संख्या का भाग जा रहा है, मानना है, और भाग दे दिया जिसका जा रहा है। ठीक है, भाग देने के बाद में नई संख्या क्या प्राप्त होगी? A/B। अब A और B में किसी का भाग नहीं जा रहा, केवल किसका भाग जा रहा है? दोनों में A का भाग जा रहा है, इसलिए दोनों क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे? इनको उधर गुणा करेंगे, √5B बराबर A आ गया है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा √5B का स्क्वायर, इधर A²। तो वर्ग करेंगे, यहाँ 5B² बराबर A² आ जाएगा। अब देखो 5 यहाँ भाग में जा रहा है, यानी A² 5 से विभाजित है, A² में 5 का भाग जा रहा है, तो अगली दो A भी 5 से विभाजित होगी। अब माना हमने A बराबर क्या मान लिया है? 5C मान लिया। A को क्या मान लो आप? 5C। अगर आपको √5 सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या तो A बराबर आप 5C लो। √3 सिद्ध करना है A बराबर 3C लो। √2 आप अपरिमेय सिद्ध करना है A बराबर आप 2C लीजिए। अब आगे क्या हो जाएगा? A की जगह आप 5C रख दोगे तो यहाँ हो जाएगा 25C² आ जाएगा। अब यहाँ देखो भाग जा रहा है तो यहाँ क्या बचेगा? 5C² बचेगा। अब 5 से वापिस देखो इसके भाग जा रहा है, इसके भाग में जा रहा है B² के, यानी B² 5 से विभाजित है तो B भी क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। इसका अर्थ क्या है? A और B में दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या है? देखो 5 विभाजित है और यहाँ भी क्या लिखा है? B 5 है विभाजित है। इसका अर्थ है A और B दोनों में 5 का भाग जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? A और B दोनों उभयनिष्ठ, A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5, यानी इन दोनों में क्या संख्या आ रही है? 5 आ रही है, दोनों 5 का भाग जा रहा है। अब लिखो आगे, अतः किसका विरोधाभास हो रहा है? अतः विरोधाभास है कि A व B सहभाज्य संख्या है। इसका विरोधाभास यहाँ हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें विरोध का आभास हो रहा है। किसका आभास हो रहा है? कि A और B दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A और B में किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। अब लिख दो आगे, हमारी कल्पना क्या थी? अगर ये बात गलत है, सहभाज्य नहीं है, तो P और Q पूर्णांक भी नहीं होंगे। अतः क्या होगा? अतः हमारी कल्पना क्या थी? जो थी गलत थी। √5 वास्तव में क्या होगी? √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारी कल्पना गलत थी कि क्या गलत थी हमारी? √5 एक परिमेय संख्या है। वास्तव में √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपको ये √5 को सिद्ध करने के लिए इतना आपको लिखना होगा। इतना अगर किसी ने लिखा है तो इसमें परीक्षा में हमारा नंबर कोई नहीं काटेगा। देखो इतना लिखा है तो ठीक है। अब अगर इसको आपने इतना छोड़ दिया है तो आपके एक नंबर भी आधा नंबर कट सकता है, लेकिन आपने इतना पूरा किया है तो आपको चाहे प्रश्न 2 का है या 3 का है, कितना का भी आता है परीक्षा आगे, तो आपको इसमें पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद में इस प्रश्न में केवल एक की सिद्ध करना √5। अगर आपके सामने √2 आ गया है तो सब जगह क्या कर दोगे? 2 कर दोगे और A बराबर मान लोगे 2C मान लोगे, और कुछ नहीं करना है, और सेम का सेम ऐसा ही है। √3 सिद्ध करना है तो क्या करना है आपको? केवल यहाँ √3 कर दोगे, A बराबर में 3C लेना, और कुछ नहीं करना है। सेम का सेम करने का तरीका यही है। ये तरीका किसका तरीका होता है? केवल आपको √5, √3, √2, √7 सिद्ध करना होता है ना, तब आपको इतना लिखना पड़ता है। ठीक है। अब इसके बाद में आगे अब हमारे जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें क्या है? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या या योगफल के रूप में दी गई है या गुणनफल के रूप में दी गई है, उसमें आपको इतना ज्यादा बड़ा नहीं करना होता है, शॉर्ट रूप में लिख देंगे उसको। अब आगे सवाल नंबर 2। अब 2 में क्या लिखा गया है? 2 में प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है 3 + 2√5। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखो वही बात सारी लिखेंगे, 2-3 बातें उससे हम लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या मानेंगे? माना 3 + 2√5 उल्टा मान लो 1
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या लिख देंगे, 3 + 2√5 बराबर p/q। आगे लिख दो, p व q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है और q ≠ 0। बात आगे वही लिखेंगे। देखो, माना p व q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। माना p व q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसे p व q से विभाजित करने पर, उसमें p और q में उस संख्या का भाग दे दो विभाजित करने पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 3 + 2√5 बराबर, पिछले बार में a/b, तो यहाँ पर भी क्या लिख दो, a/b। मान लिया है कि p और q में कुल संख्या का भाग जा रहा है और उसका उस संख्या में भाग दे दिया है, तो नई क्या संख्या प्राप्त हुई है, a/b। आगे लिख दो, a व b से भाज्य संख्या, यानी अब दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है। से अभाज्य संख्या, यानी इन दोनों में अब एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। अब इतना करने के बाद में क्या करेंगे, देखो हम इस 3 को क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, यानी हमें √5 अलग करना है, -3 आ जाएगा। तो आगे लिखेंगे 2√5 बराबर, इनका दो b लघुत्तम आएगा, तो यहाँ बचेगा a - 3b। 2 भाग में चला गया, तो √5 का मान क्या आ गया है, a - 3b/2b। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। देखो पहले क्या करेंगे, 3 का करेंगे पक्षांतरण, -3 हो गया, b लघुत्तम आएगा, तो यहाँ बनेगा a - 3b। अब इसके बाद में 2 गुणा में, तो 2 हमने कहाँ भाग भेज दिया है, भाग में, तो √5 बराबर क्या आ गया, a - 3b/2b। अब क्या लिख रहे हैं, देखो हम इसके बारे में लिख रहे हैं। देखो a और b आपको जाने के दोनों पूर्णांक है। देखो यहाँ देखो p और q पूर्णांक थे, a और b दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो a माइनस लिखो, a - 3b/2b के बारे में लिखेंगे। ये देखो a पूर्णांक है, -3 × b भी क्या है, देखो पूर्णांक ही है। 3 एक संख्या है और बाकी सारे पूर्णांक। पूर्णांक यानी संख्या प्लस माइनस में कैसी हो सकती है, वापिस 2 × b का मान भी क्या है, पूर्णांक है। यानी यहाँ पर ये पूर्णांक है, कोई संख्या प्लस माइनस की है, यहाँ पर इसका मान क्या होगा, हमेशा एक परिमेय संख्या आएगा। आगे लिख दो, बराबर परिमेय संख्या। बराबर क्या लिख दो, परिमेय संख्या। यहाँ पर लिखा है मैंने a - 3b/2b, यानी a पूर्णांक है, -3 × पूर्णांक/2 × पूर्णांक। इसका मान क्या होगा, आगे परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है, तो ये ध्यान होना चाहिए √5 भी क्या है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन हमने पीछे जस्ट पढ़ा है, वास्तव में √5 होती क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब लिख दो आप, विरोधाभास है कि, अतः विरोधाभास है कि √5 एक किसका विरोधाभास हो रहा है, √5 परिमेय संख्या होने विरोधाभास हो रहा है। √5 एक परिमेय संख्या है। किसका विरोध हो रहा है, विरोध किसका हो रहा है, √5 एक परिमेय संख्या होने का विरोध हो रहा है। ठीक है,
अब लिखते हो आगे, हमारी कल्पना गलत थी और वास्तव में होगी क्या, देखो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां तक आपको लिखना है, अपरिमेय संख्याएं होगी। √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां तक आपको करना है। कब करना है, जब आपको क्या दिया जाए, इस अपरिमेय के साथ में ये देखो परिमेय संख्या भी गुणनफल या योगफल के रूप में दी जाए, तब आपको इतना करना होता है। दोबारा देखते हैं एक बार इसको। यहां तक देखो जो पीछे किया था हमने वही देखो, सेम काम वही है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 बराबर p/q। p/q पूर्णांक है, अगली दो q ≠ 0। माना p/q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसे p/q से विभाजित करने पर तो मान आ जाएगा a/b। a/b लिख दो आगे, सहभाज्य संख्याएं हैं। 2√5 बराबर a/b - 3, b लघुत्तम आएगा, a - 3 बजाएगा। √5 बराबर a - 3 बटे आ जाएगा 2b। अब इसके बारे में लिखते हैं, देखो a और b पूर्णांक है और बाकी संख्याएं सारी पूर्णांक लिखते जाओ। पूर्णांक -3 तो पूर्णांक बटे 2 × पूर्णांक। अब पूर्णांक यानी कोई संख्या ही है, माइनस प्लस माइनस की 2 -3 -4 +5 से जो भी संख्या पूर्णांक है, पूर्णांक प्लस माइनस में हो सकती है, पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक कैसी भी हो सकती है। कोई संख्या लिखे यहाँ पर तो मान परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो ये परिमेय है तो √5 भी क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन विरोधाभास किसका विरोधाभास है, √5 एक परिमेय संख्या होने का विरोधाभास है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है जस्ट √5 क्या होती है, वास्तव में एक परिमेय संख्या होती है। अतः विरोधाभास किसका विरोधाभास है, √5 एक परिमेय संख्या होने का विरोधाभास हो रहा है। इसलिए हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी और 3 + 2√5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यानी √5 एक क्या है, देखो एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो ये देखो √5 को 2 से गुणा करेंगे एक परिमेय प्राप्त होगी, उसमें 3 जोड़ेंगे एक परिमेय प्राप्त होगी। इसलिए 3 + 2√5 वास्तव में क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब तो कैसा प्रश्न दिया है, आप आराम से इस प्रकार कर सकते हो। अब देखो सवाल नंबर 2 30 तरह का पहला दिया गया है, उसमें पहले क्या करना है आपको, और देखो कुछ चेंज नहीं करना है, केवल आपको यहां पर थोड़ा चेंज करना है। और देखो कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी सारी संख्याएं सेम की सेम ऐसी होगी। ठीक है, यहां देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो हम जो आपको प्रश्न दिया गया है 30 तरह का पहला 1/√2 ये दिया गया है। देखो 30 तरह का पहला 1/√2 ऐसा दिया गया ना, तो पहले क्या करना है आपको, इसको अंश व हर को √2 से गुणा कर लो ताकि हर से √2 हट जाए। ठीक है, तो यहां लिख दो पहले अंश व हर को √2 से गुणा करने पर यहां जाएगा 1/√2, अंश को भी √2 से गुणा, हर को भी √2 से गुणा, तो मान आ जाएगा √2/2। अब आपको इसको लेकर के प्रश्न को हल करना है। देखो तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या सिद्ध करना है हमें, यहाँ देखो ये प्रश्न में तो यही है 1/√2 सिद्ध करना है परिमेय संख्या। अब आपको नीचे इस बात को यहाँ पर लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है। अब आगे शुरू करेंगे, माना √2/2 √2/2 परिमेय संख्या है, तो √2/2 क्या आ जाएगा, एक पूर्णांक है बराबर p/q। अब लिखेंगे माना p, कोई बात लिखेंगे, देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उससे p/q से विभाजित करने पर यहाँ आ जाएगा √2/2 बराबर आ जाएगा a/b आ जाएगा। अब इतना करने के बाद में क्या करेंगे, देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा आ जाएगा 2a/b। अब 2a/b के बारे में लिख दो आप, 2 × a और b पूर्णांक है, पूर्णांक बटे पूर्णांक। ठीक है, बराबर में क्या लिख दो, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो अब ये परिमेय है तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। किसका विरोधाभास हो रहा है, अतः विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत थी, √2/2 क्या होगी, देखो एक √2/2 एक परिमेय संख्या होगी।
इस प्रकार आपको इसको भी इसी तरीके से कर लेना है। अब आगे 7√5 दिया गया है, उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। 7√5 में कुछ नहीं करना है, ये यहाँ लिखेंगे 7√5 7√5 7√5, ठीक है, ये 7√5 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 7√5 हो जाएगा, √5 बराबर आ जाएगा यहाँ a/7 भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में लिख दो, परिमेय संख्या होगी और आप कुछ नहीं करना, आपको वैसा का वैसा ही रख देना है। देखो अब 6 + √2 है, उसको भी इसी से कर सकते हैं। देखो तो ये एक बार कर लेते हैं। देखो ये तीसरे का इसमें तीसरे का पॉइंट है, तीसरा क्या सिद्ध करना है आपको यहाँ पर, इसमें सिद्ध करना है 6 + √2, 6 + √2 है ए परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहले मान लो, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 बराबर p/q, p/q पूर्णांक है, q ≠ 0। अब लिखेंगे माना p/q का एक के अतिर्विनिष्ट गुणनखंड है, उसे p/q से विभाजित करने पर यहाँ लिखेंगे हम 6 + √2 बराबर हो जाएगा a/b। √2 अलग लिख लो आप, a/b माइनस हो जाएगा 6। अब √2 अब क्या करेंगे, देखो b लघुत्तम आएगा, यहाँ बचेगा a - 6b। अब इसके बारे में लिख दो a - 6b/b के बारे में लिख दो a - 6b/b, यानी यहाँ हो जाएगा पूर्णांक -6 इंटू पूर्णांक और बटे b भी पूर्णांक ही है, बराबर क्या होगा, देखो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। बराबर लिख दो परिमेय संख्या, बराबर परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या है तो आगे √2 भी क्या होगी, तो लिख दो √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास हो रहा है कि √2 वास्तव में क्या होती है, परिमेय संख्या होने का विरोधाभास हो रहा है। अतः विरोधाभास है कि किसका विरोध हो रहा है, √2 परिमेय संख्या होने का विरोध हो रहा है। हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी, ठीक है। और वास्तव में क्या होगी, देखो 6 + √2 क्या होगी, एक परिमेय संख्याएं सिद्ध होगी। इस प्रकार प्रश्न कैसा ही आ जाए आपको इस प्रकार करना होगा। अलग से दे दिया जाए, केवल √2 √3 √5 √7 √11 दिए जाए तो आपको अलग तरीके से बता दिया गया है। इस प्रकार परिमेय अपरिमेय का योगफल गुणन के रूप में दिया गया है तो भी आपको इसी प्रकार से करना होगा, ठीक है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आ जाए ना तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और हमारा ये प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है। आगे के वीडियो में हमारी नई प्रश्नमाला स्टार्ट करेंगे। देखो नई एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर ये 1.2 तक दी गई है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।